दोस्तों चलिए चलते हैं अपने अगले सेक्शन की ओर, जिसका नाम है स्ट्रेंथनिंग मैकेनिज्म। कि कैसे हम लोग अपने बेसिक अलॉय या कंपोनेंट की जो स्ट्रेंथ है उसको बढ़ा सकते हैं। उसको बढ़ाने के बहुत सारे मेथड्स होते हैं जिनको वन बाय वन हम लोग को पढ़ना है। सबसे पहला जो बेसिक फीचर है वो क्या है, ग्रेन रिफाइनमेंट। उसके बाद हम लोग वर्क हार्डनिंग पढ़ेंगे, फाइबर स्ट्रेंथनिंग के बारे में पढ़ेंगे, प्रेसिपिटेशन हार्डनिंग पढ़ेंगे और अलॉइंग पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, ग्रेन रिफाइनमेंट को पढ़ने जा रहे हैं। क्या पढ़ने जा रहे हैं, ग्रेन रिफाइनमेंट पढ़ने जा रहे हैं। देखिए दोस्तों, ग्रेन रिफाइनमेंट क्या होता है। ग्रेन रिफाइनमेंट वो होता है कि सपोज करो आपका जो अलॉय फॉर्म हुआ है उसके ग्रेन जो हैं वो बड़े बड़े हैं। ठीक है, कौन से ग्रेन्स हैं, कोर्स ग्रेन्स हैं। अब अगर कोर्स ग्रेन्स होते हैं तो हम लोग को पता है कि हम लोग का मटेरियल क्या हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है और इसका जो स्ट्रेंथ होता है वो कम होता है। ठीक है, अब इसकी स्ट्रेंथ को हम लोग को बढ़ाना है तो मैंने पहले ही बताया था कि अगर फाइन ग्रेन हम लोग बना देंगे तो फाइन ग्रेन बना देंगे तो क्या हो जाएगा, हम लोग का मटेरियल थोड़ा हार्ड हो जाएगा और उसका अल्टीमेट स्ट्रेंथ जो हो जाएगा, यहाँ जो सिग्मा वाई है ये यील्ड स्ट्रेंथ नहीं, सिग्मा अल्टीमेट के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। सिग्मा अल्टीमेट कम होता है। तो सिग्मा अल्टीमेट को बढ़ाने का एक तरीका क्या है कि हम लोग पहले इसको रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर से ऊपर लेके जाते हैं। रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर से कहाँ करते हैं हम लोग, रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर से एबव लेके जाते हैं। एबव रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर, उससे क्या हो जाएगा, उससे हम लोग का जो ग्रेन होगा वो कुछ नए टाइप के ग्रेन कुछ कुछ बन जाएंगे, अभी बनना चालू हो जाएंगे। ठीक है, और तुरंत हम लोग क्या करते हैं, उसी समय पे इसकी फास्ट कूलिंग करनी चालू कर देते हैं। फास्ट कूलिंग का मतलब क्या हो गया, फिर से वही बात आएगा, आप बोलोगे सर dt/d की वैल्यू को बढ़ा देना है। ठीक है, अब dt/d की वैल्यू को अगर हम लोग बढ़ा दे रहे हैं, फास्टर कूलिंग अगर हम लोग कर रहे हैं, तो देखिए होगा क्या कि फाइनली जो हमारे ग्रेन्स बनेंगे वो कैसे बन जाएंगे, फाइन ग्रेन्स बन जाएंगे। फाइन ग्रेन्स बन जाएंगे और फाइन ग्रेन्स बन जाएंगे तो हमारा जो मटेरियल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, टफ हो जाएगा। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या हो जाएगा, थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा और जो इसका अल्टीमेट स्ट्रेंथ है वो क्या कर जाएगा, बढ़ जाएगा। तो हम लोगों ने क्या किया, थोड़ा सा फास्टर कूलिंग को अप्लाई किया था। फास्टर कूलिंग करने से हम लोग का फाइन ग्रेन बन गया था। तो क्या इसको मैथमेटिकली कभी प्रूफ किया गया है? हाँ, इसको प्रूफ किया गया है। एक साइंटिस्ट थे हॉल पैच, उन्होंने क्या किया था, अपना इक्वेशन दिया था। ठीक है, उन्होंने अपना इक्वेशन दिया था, उन्होंने क्या बोला था कि सिग्मा यील्ड जो होता है वो होता है सिग्मा नॉट प्लस के, एक कांस्टेंट होता है, डिवाइडेड बाय रूट डी। सिग्मा नॉट जो होता है वो क्या होता है कि वो होता है यील्ड स्ट्रेंथ व्हेन नो ग्रेन इज फॉर्म्ड। ठीक है, के जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हॉल पैच कांस्टेंट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, हॉल पैच कांस्टेंट बोलते हैं। और डी जो होता है वो क्या होता है हम लोग का, डायामीटर ऑफ ग्रेन। अगर हम लोग क्या करते हैं, ग्रेन को स्फेरिकल मान लेते हैं। तो यहाँ से इस हॉल पैच इक्वेशन से एक रिलेशन हम लोग को समझ में आ रहा है, वो ये आ रहा है कि सिग्मा वाई जो होता है वो क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ग्रेन साइज होता है। इसका मतलब ये है कि अगर हम लोग डी की वैल्यू को रिड्यूस कर देंगे तो सिग्मा वाई की वैल्यू बढ़ जाएगी। बताओ क्या यही आपका फाइन ग्रेन प्रमोशन वाली बात हो गई? क्या बात हो गई कि अगर डायमीटर ऑफ ग्रेन को हम लोग क्या कर दें, छोटा कर दें। अगर आप कायदे से इसको देखिए, अच्छे से देखिए, तो डायमीटर ऑफ ग्रेन को अगर हम लोगों ने छोटा कर दिया तो यील्ड स्ट्रेंथ क्या हो गया, या अल्टीमेट स्ट्रेंथ क्या हो गया मटेरियल का, बढ़ जाएगा। और सिमिलरली अगर हम लोग डायमीटर को छोटा कर देंगे तो डायमीटर को बड़ा कर देंगे, यानी कि कोर्स ग्रेन अगर हम लोग बना देंगे तो कोर्स ग्रेन बनाने से क्या हो जाएगा, कोर्स ग्रेन बनाने से हमारा अल्टीमेट स्ट्रेंथ डिक्रीज कर जाएगा, मटेरियल क्या कर जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा। अब दोस्तों ये जो बात हुई कि फाइन ग्रेन टफ होता है, हार्ड होता है, ये तो नॉर्मल कंडीशंस की बात हो गई। ठीक है,
ये क्या बात हो गई, नॉर्मल कंडीशंस की बात हो गई, जब अभी हम लोगों ने क्या किया, टेम्परेचर के बारे में बात नहीं किया, ठीक है ना। क्या किया हम लोगों ने, टेम्परेचर के बारे में बात किया नहीं है। जब टेम्परेचर के बारे में नहीं बात किया है दोस्तों, तो देखिए क्या होता है, एक मैकेनिज्म होता है जिसमें कि अगर लोडिंग को अगर हम लोग बढ़ा दें और टेम्परेचर को अगर हाई कर दें, तो हमारे मटेरियल के अंदर दो फिनोमेना होता है, रिक्रिस्टलाइजेशन भी होता है, और क्या हो जाता है साथ के साथ इन्हीं दोनों से मतलब मिलता जुलता क्या, देखिए टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ाने से रिक्रिस्टलाइजेशन होता है, और लोड बढ़ाने से वर्क हार्डनिंग होती है, यानी कि डिसलोकेशन क्या हो जाते हैं, नंबर ऑफ डिसलोकेशन क्या हो जाएंगे, बढ़ जाते हैं। इन दोनों फिनोमेना के होने से एक मैकेनिज्म होता है मटेरियल के फेल होने का, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रीप, हम लोग क्या बोलते हैं, क्रीप बोलते हैं। ये चीज देखी गई है क्रीप मैकेनिज्म के अंदर कि फाइनर द ग्रेन, जितना फाइन होगा हम लोग का ग्रेन उतना ही ज्यादा क्या हो जाएगा, जितना ज्यादा फाइनर ग्रेन होगा, क्रीप जो होता है उतना ही ज्यादा होता है। देखिए नॉर्मल लोडिंग कंडीशन में तो फाइन ग्रेन बहुत अच्छी चीज थी, लेकिन अगर हाई टेम्परेचर और हाई लोडिंग की बात करें, यानी कि हम लोग क्रीप वाली कंडीशन पे चले गए, फॉर एग्जाम्पल जैसे गैस टरबाइन एप्लीकेशंस जो होते हैं, ठीक है, गैस टरबाइंस एप्लीकेशन जो हो गए, या अगर हम लोग मान लो कि स्टीम टरबाइंस के बारे में अगर हम लोग बात करें, ठीक है, देखिए जो गैस टरबाइंस होते हैं वो हम लोग का जितने भी आपके एरोप्लेन्स होते हैं, एरोप्लेन्स में लगाए जाते हैं। एरोप्लेन्स में क्या होता है, इस टाइप का एक स्ट्रक्चर होता है एरोप्लेन का, ठीक है, न्यूटन सेकंड लॉ पे एक काम करता है। इसमें कुछ नहीं होता, सबसे पहले डिफ्यूज़र होता है, ये डिफ्यूज़र पार्ट होता है, फिर यहाँ पे क्या होता है, कंप्रेसर होता है, यहाँ पे कंबशन चैम्बर, यहाँ पे क्या होता है, फ्यूल जलता है, यहाँ पे आपका टरबाइन होता है। तो यहाँ पे जो टेम्परेचर चला जाता है इस जोन के अंदर, वो 1200 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास रहता है। इतने हाई टेम्परेचर पे क्या होता है, अगर रहता है तो मटेरियल क्रीप करने की टेंडेंसी ज़्यादा होती है। तो इसीलिए क्रीप की कंडीशन में क्या हो जाता है कि जब भी क्रीप वाली कंडीशन रहती है तो हम लोग क्या करते हैं, सिंगल ग्रेन वाले मटेरियल हम लोग चाहते हैं, सिंगल, उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, सिंगल ग्रेन मटेरियल को हम लोग ढूंढते हैं, और उस सिंगल ग्रेन मटेरियल को कई बार क्या बोलते हैं, विस्कर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विस्कर्स बोलते हैं। और जो सिंगल ग्रेन मटेरियल बनता है, जो कि क्या होता है, क्रीप रेजिलिएंट होता है, क्रीप रेजिलिएंट मटेरियल होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इस मटेरियल को अब हम लोग बोलेंगे सुपर अलॉय। क्या बोलते हैं, सुपर अलॉय बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल टाइटेनियम ग्रेड 6, एक और मटेरियल होता है इनकोनेल। तो दोस्तों जो सुपर अलॉयज होते हैं, फॉर एग्जांपल टाइटेनियम का ग्रेड 6 हो गया, इनकोनेल मटेरियल हो गया, मेराजिंग स्टील हो गया, इसके अलावा बहुत सारे होते हैं, निकल बेस्ड सुपर अलॉयज होते हैं, निकल बेस्ड सुपर अलॉय होते हैं, ठीक है, कोबाल्ट बेस्ड सुपर अलॉय होते हैं, और मॉलिब्डेनम बेस्ड सुपर अलॉयज होते हैं, ठीक है। जो निकल बेस्ड सुपर अलॉयज होंगे उनके अंदर हम लोग करते क्या है, निकल बेस्ड में आयरन होगा, निकल होगा, और थोड़ा सा क्रोमियम को हम लोग ऐड कर देते हैं, ठीक है। क्या क्या करते हैं, निकल बेस्ड सुपर अलॉयज के अंदर, निकल बेस्ड सुपर अलॉय जो होता है उसमें मेन कंस्टिट्यूएंट क्या रहता है, निकल रहता है, वो ऑलमोस्ट 36% रहता है, प्लस आयरन रहता है 35% रहता है, प्लस थोड़ा सा क्रोमियम ऐड कर देते हैं। जो कोबाल्ट बेस्ड रहता है उसके अंदर फर्दर निकल तो रहता ही है, कोबाल्ट भी रहता है और थोड़ा सा आयरन रहता है, और मोलिब्डेनम जो रहता है इसके अंदर भी निकल रहेगा ही रहेगा। फिर क्या करते हैं, कोबाल्ट को रखते हैं, सॉरी मोलिब्डेनम को रखते हैं, प्लस आयरन होता है और प्लस क्रोमियम होता है। तो इस बेसिस पे क्या करते हैं हम लोग, कुछ सुपर अलॉयज का फॉर्मेशन करते हैं, जो कि क्या करते हैं, जिनमें सिंगल ग्रेन रहता है, और अगर हाई टेम्परेचर पर लेकर गए तो इन मटेरियल्स का क्या हो जाता है, ग्रेन स्ट्रक्चर के ऊपर बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आता है और क्रीप नहीं कर पाता है हमारा मटेरियल, ठीक है।
अब चलिए चलते हैं अपना दूसरे सेगमेंट के ऊपर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्क हार्डनिंग बोलते हैं। तो दोस्तों वर्क हार्डनिंग ये फिनोमेना जो होता है वो होता क्या है कि जब मटेरियल को हम लोग, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी हम लोग वर्क हार्डनिंग के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। देखिए वर्क हार्डनिंग मैकेनिज्म में क्या होता है, वर्क हार्डनिंग मैकेनिज्म में अगेन जो ये कर्व होगा वो सिग्मा वर्सेस एप्सिलॉन में ड्रा होता है। ये लीनियर लाइन गई, देखिए यहाँ पे अगर ये यील्ड पॉइंट है और ये अल्टीमेट पॉइंट है और ये फेलियर पॉइंट है, तो दोस्तों यील्ड पॉइंट के बाद दो चीज़ें हमने पढ़ी थी, एक तो वापस लौटेंगे हम लोग तो क्या होगा, हिस्टेरिसिस मिलेगा, यानी कि परमानेंट डिफॉर्मेशन आ जाएगा। तो दोस्तों होता क्या है कि आफ्टर इलास्टिक जोन, यानी कि जब हम लोग का मटेरियल जो है वो एक बार अनलोड कर दिया जाए तो वापस अपनी जगह पे नहीं लौटता है, तो उसके बाद का जो जोन होता है आफ्टर इलास्टिक जोन और इनसाइड प्लास्टिक जोन, होता क्या है इस जोन के अंदर, इस जोन में जो डिसलोकेशंस होते हैं आपके वो मल्टीप्लिकेशन होना चालू कर देते हैं। इस जोन में क्या होता है, डिसलोकेशंस मल्टीप्लिकेशन चालू हो जाता है। डिसलोकेशन मल्टीप्लिकेशन जो होगा वो बढ़ जाएगा। अगर आपका डिसलोकेशन मल्टीप्लिकेशन बढ़ गया है तो, और हम लोग को एक, ये तो पहला फिनोमेना हुआ, और दूसरा फिनोमेना हम लोग को क्या पता है कि डिसलोकेशंस अगर मल्टीप्लिकेशन अगर डिसलोकेशन का अगर इंक्रीज हो गया तो मटेरियल का जो स्ट्रेंथ होता है, जो मटेरियल का, अभी स्ट्रेंथ से पहले देखते हैं ये क्या करता है, ये मटेरियल का डिफॉर्मेशन जो होता है, ये मटेरियल के डिफॉर्मेशन को हिंडर करता है। कौन, डिसलोकेशंस क्या करते हैं, हिंडर करते हैं, और ये साथ के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो एक चीज़ समझ में आती है दोस्तों कि यहाँ से लेकर के यहाँ पे स्टार्ट होता है क्या, डिसलोकेशंस मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे स्टार्ट होगा, स्टार्ट से अगर हम लोग लिख रहे हैं डिसलोकेशन स्टार्ट होगा और अल्टीमेट पॉइंट तक क्या होता है, डिसलोकेशन जो मल्टीप्लिकेशन है वो क्या होता है, फिनिश हो जाता है। तो अगर डिसलोकेशन बढ़ते जा रहे हैं तो एक ग्राफ नीचे नहीं आएगा, वो केवल एक मटेरियल के लिए आता है, वो माइल्ड स्टील होता है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक के जोन में होता क्या है कि अब धीरे धीरे हम लोग को क्या लगता है, ये प्लास्टिक जोन है सबसे पहले, तो यहाँ से यहाँ तक का जो जोन है वो कौन सा जोन है, प्लास्टिक जोन है। तो इस जोन में क्या हो जाता है कि हम लोग को मोर स्ट्रेस की जरूरत पड़ती है टू डिफॉर्म आवर मटेरियल, ठीक है। तो क्यों ऐसा होता है, क्योंकि इस कंडीशन में क्या होता है, जो स्लिप प्लेन्स होते हैं, जो स्लिप प्लेन्स होते हैं, स्लिप प्लेन पे जो डिफॉर्मेशन होता है, स्लिप प्लेन्स डिफॉर्मेशन जो आ जाता है, स्लिप प्लेन डिफॉर्मेशन इज अरेस्टेड, ठीक है। स्लिप प्लेन का जो डिफॉर्मेशन हो जाता है वो अरेस्ट हो जाता है, और मटेरियल जो हो जाता है हम लोग का, मटेरियल स्टार्ट्स बिहेविंग एज अ हार्ड एंड टफ मटेरियल, ठीक है। क्या हो जाता है हम लोग का मटेरियल, हार्ड और टफ मटेरियल की तरीके से बिहेव करने लगता है। और कहाँ तक ऐसा करता है हार्ड एंड टफ मटेरियल, अप टू पॉइंट ऑफ अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ तक हमारा मटेरियल क्या करता है, एक हार्ड मटेरियल की तरीके से बिहेव करता है। तो अब बात आती है कौन कौन से प्रोसेस होते हैं, कौन कौन से ऐसे प्रोसेस होते हैं जिनसे कि हम लोग क्या कर सकते हैं, जिससे कि हम लोग ये सारी चीज़ें हम लोग बढ़ा सकते हैं। तो प्रोसेसेस क्या होता है, वो कौन कौन से प्रोसेस जिनसे कि हम लोग डिसलोकेशन को बढ़ा पाएँ। उसके पहले देख लीजिए एक चीज़ और है कि एक मटेरियल होता है एल्यूमिनियम, वो क्या करता है, डज नॉट शो रिस्पॉन्स, ये डज नॉट शो रिस्पॉन्स इन डिसलोकेशन
मल्टीप्लिकेशन, ये डिसलोकेशन मल्टीप्लिकेशन को क्या करता है, शो नहीं करता है। तो इसका जो कर्व होता है वो बढ़ता नहीं है यील्ड पॉइंट के बाद, इसका कर्व जो रहता है नॉर्मल ही रहता है, फ्लैट हो जाता है। अगर हम लोग एल्यूमिनियम के केस देखें, एल्यूमिनियम क्या है, मैंने पहले लेक्चर में आपको बताया था एक्सेप्शनल मटेरियल है, तो नॉर्मल कर्व रहता है। ये कर्व आपका एल्यूमिनियम का है, क्यों, क्योंकि इसके अंदर क्या हो, ये वाला फिनोमेना तो होगा ही नहीं। ये वाला फिनोमेना कौन सा है, जब डिसलोकेशन मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो डिसलोकेशन मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तो एल्यूमिनियम का कर्व कैसा हो जाएगा, यील्ड पॉइंट के बाद स्ट्रेट हो जाएगा। अच्छा, हम लोग का मटेरियल क्या करता है अल्टीमेट। अब देखिए इसके बाद मैकेनिज्म जो होते हैं, मैकेनिज्म्स which shows the work hardening are metal forming processes। कौन से, मेटल फॉर्मिंग प्रोसेसेस। मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस के अंदर कौन कौन से प्रोसेस आ जाएंगे, मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस के अंदर आ जाएगा आपका रोलिंग, ठीक है, बेंडिंग, एक्सट्रूजन, ठीक है। इसके अलावा आप बताओ फोर्जिंग, ड्रॉइंग। मैंने आपको फोर्जिंग और रोलिंग के बारे में बता दिया था। अब मैं आपको थोड़ा एक्सट्रूजन बता देता हूँ और ड्राइंग बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, दोनों सेम टाइप के प्रोसेस होते हैं। दोनों क्या होते हैं, सेम टाइप के प्रोसेस होते हैं। होता क्या है, एक इस तरीके की एक डाई होती है हमारे पास, ठीक है, यहाँ पे ये हम लोग की डाई होती है, ठीक है। अब होता क्या है कि यहाँ पे हम लोग अपना मटेरियल को प्लेस करते हैं, ठीक है, और पीछे साइड से हम लोग क्या करते हैं, इस तरीके से लोड को अप्लाई करते हैं। जब हम लोग लोड को अप्लाई करते हैं और ये हम लोग का वर्क पीस होता है, ये वर्क पीस आगे पुश होता है और यहाँ पे क्या करते हैं, थोड़ा सा लुब्रिकेंट वगैरह डाल देते हैं ताकि कि आराम से मेरा मटेरियल फ्लो कर सके। तो आपका होगा क्या, आपका जो मटेरियल होगा वो कुछ इस शेप का ट्यूब का स्ट्रक्चर बना देगा। और इस पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सट्रूजन प्रोसेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्सट्रूजन प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है। सिमिलरली अगर इसी केस के अंदर अगर हम लोग क्या करते, हम लोग यहाँ से लोड ना लगा करके, ठीक है, ये तो एक्सट्रूजन प्रोसेस आपका समझ में अगर आ गया आपको। अब देखिए क्या होगा, अब एक प्रोसेस होता है और जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ड्राइंग। तो ड्राइंग में इंस्टेड ऑफ पीछे से लोड लगाने के हम लोग क्या करते हैं, आगे से मटेरियल को क्या करते हैं, खींचते हैं। तो हम लोग आगे से मटेरियल को खींचते हैं तो हम अपने मटेरियल के अंदर ड्राइंग स्ट्रेस लगाते हैं। तो ड्राइंग स्ट्रेस लगाने से हमारा मटेरियल वायर की शेप में निकल जाता है, कि वायर शेप में हम लोग का क्या हो जाता है, मटेरियल वायर्स और रॉड्स जो होते हैं वो हम लोग बना लेते हैं, ठीक है। ये हो गया हम लोग का ड्राइंग प्रोसेस। अब बेंडिंग क्या होता है, बेंडिंग प्रोसेस कुछ नहीं होता है। बेंडिंग प्रोसेस होता है कि एक इस तरीके की रॉड को आप इस शेप में अगर बेंड कर दोगे तो क्या हो जाएगा, आपका बेंडिंग प्रोसेस हो जाएगा। क्या हो गया, ये यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, अपने मटेरियल को यहाँ पे एक हम लोगों ने लगा रखा था पुश रॉड दिया, मटेरियल क्या कर गया, डिफॉर्म कर गया। इस टाइप के मैकेनिज्म को हम लोग क्या बोलेंगे, बेंडिंग हो गई हमारी। क्या हो गई, बेंडिंग हो गई। तो दोस्तों ये सारे कुछ कुछ प्रोसेस होते हैं जो कि क्या करते हैं, वर्क हार्डनिंग शो करते हैं। और वर्क हार्डनिंग के बाद क्या होता है, जो ग्रेन स्ट्रक्चर आ जाता है, किस टाइप के ग्रेन स्ट्रक्चर मिलेंगे आप बताओ, लॉन्ग डिसओरिएंटेड ग्रेन्स मिलने लगते हैं। क्यों, क्योंकि इनके ऊपर बहुत हैवी लोडिंग की गई है। क्या हो जाता है, लॉन्ग डिसओरिएंटेड ग्रेन्स हम लोग को मिलने लगते हैं। क्या हो जाता है, लॉन्ग डिसओरिएंटेड या डिस्टॉर्टेड ग्रेन्स हम लोग को मिलने लगते हैं। लॉन्ग डिस्टॉर्टेड ग्रेन्स हम लोग को मिलते हैं, ठीक है ना। लॉन्ग डिस्टॉर्टेड ग्रेन्स हम लोग को मिलते हैं। और जब लॉन्ग डिस्टॉर्टेड ग्रेन्स हम लोग को मिलने लगते हैं तो और मटेरियल का जो यील्ड स्ट्रेंथ और अल्टीमेट स्ट्रेंथ अगर बढ़ जाता है तो इस टाइप के प्रोसीजर के बाद इसके ग्रेन स्ट्रक्चर को
अगर हम लोग ग्रेन स्ट्रक्चर को अगर हम लोग इम्प्रूव करना चाहें तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, अनिलिंग ऑपरेशन लगाते हैं। तो दोस्तों आई होप कि अब आपको सारे मैकेनिज्म धीरे धीरे समझ में आने लगे होंगे कि कब अगर ग्रेन्स चेंज आ गए तो कौन सा ऑपरेशन लगा के हम लोग को ग्रेन स्ट्रक्चर चेंज कर लेना है। अगर हम लोग को रिकवरी कराना है तो क्या करना है, तो अनिलिंग जैसे कि मैंने आपको जब बताया था, तो अनिलिंग में मैंने आपको बता रखा था कि अनिलिंग एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर के हम लोग क्या करते हैं, रिकवरी के लिए भी उसको यूज़ कर सकते हैं, रिक्रिस्टलाइजेशन के लिए भी उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग क्या करेंगे, इसके स्ट्रक्चर को चेंज करने के लिए अपर क्रिटिकल टेम्परेचर से ऊपर हीट करेंगे और उसके बाद उसकी सॉरी फर्नेस कूलिंग करा देते हैं। तो फर्नेस कूलिंग का मतलब क्या हो गया, स्लो कूलिंग हो गई। स्लो कूलिंग होने से हम लोग का मटेरियल जो हो गया वो क्या हो गया, बेटर हो गया। ठीक है, अब दोस्तों एक बहुत बड़ा मैकेनिज्म आपको बताने जा रहा हूँ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है। वो अभी वर्क हार्डनिंग का भी टॉपिक नहीं है और फाइबर स्ट्रेंथनिंग का भी टॉपिक नहीं है, वो इसी के बीच का ही टॉपिक है जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, यील्ड पॉइंट फिनोमेना। क्या होता है, जो माइल्ड स्टील का जो कर्व हो रहा था, माइल्ड स्टील का कर्व जो होता है, मैं भी आपको बताता हूं क्या करना है हम लोग को। ये सिग्मा हो गया और ये एप्सिलॉन हो गया। तो हम लोग का मटेरियल तो यील्ड पॉइंट तक बढ़ा, उसके बाद एक अपर यील्ड पॉइंट आता है, एक लोअर यील्ड पॉइंट आता है, उसके बाद कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर मिलता है और फिर क्या होता है, अल्टीमेट पॉइंट आता है। ठीक है दोस्तों, ये वर्क हार्डनिंग का ही एक पार्ट है लेकिन थोड़ा सा उससे अलग है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यील्ड पॉइंट फिनोमेना। ठीक है, क्या होता है, यील्ड पॉइंट फिनोमेना। तो थोड़ा सा देख लेते हैं यील्ड पॉइंट फिनोमेना के बारे में कि यील्ड पॉइंट फिनोमेना क्या होता है। देखिए दोस्तों, कार्बन और नाइट्रोजन जो होते हैं वो क्या होते हैं, इंटरस्टिशियल इम्प्योरिटी होते हैं। ठीक है ना, कार्बन और नाइट्रोजन जो होते हैं वो क्या होते हैं, इंटरस्टिशियल का मतलब ये होता है कि अगर आपका ये बेसिक बल्क मटेरियल है और ये ग्रेन्स हैं तो आपका होगा क्या कि आपका जो कार्बन होगा वो कहीं पे इस तरीके से जा करके बैठ जाता है और ये छोटे छोटे वॉइड्स होते हैं, यहाँ पे छोटे छोटे पॉकेट्स होते हैं और इन पॉकेट्स को क्या बोलते हैं, इन पॉकेट्स को बोलते हैं इंटरस्टिशियल वॉइड्स। इसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल वॉइड्स। ठीक है ना, इंटरस्टिशियल वॉइड्स का मतलब छोटे छोटे वॉइड्स जो ग्रेन के बीच में हैं, तो इंटरस्टिशियल वॉइड्स होते हैं ये। ठीक है, और ये ब्लू डॉट से मैंने दिखाया है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कार्बन और नाइट्रोजन। तो कार्बन और नाइट्रोजन जो होते हैं वो क्या होते हैं, इंटरस्टिशियल वॉइड्स होते हैं। ठीक है, बट क्या होता है कि माइल्ड स्टील या स्टील के अंदर क्या होता है कि स्टील इंटरस्टिशियल वॉइड्स आर, मैं इसको IV से डिनोट कर रहा हूँ, तो स्टील के जो इंटरस्टिशियल वॉइड्स होते हैं हैव या हैव लेसर स्पेस to accommodate these carbon and nitrogen atoms। ठीक है, तो अब क्या होगा, अब आप ये समझना कि अगर आपको इंटरस्टिशियल वॉइड समझ में आ गए तो एक्चुअली में होता क्या है कि स्पेस इतना छोटा होता है कि वहाँ पे नहीं बैठ पाते हैं। तो क्या करते हैं, अगर ये डिसलोकेशंस हैं, अगर ये समझ लो आप ग्रीन वाले जो हैं वो डिसलोकेशंस हैं, तो कार्बन और नाइट्रोजन क्या करेंगे, डिसलोकेशंस की साइड पे जाके बैठने की कोशिश करेंगे। कहाँ पे, डिसलोकेशंस की साइड पे जाके बैठने की कोशिश करेंगे। ये क्या हो जाएंगे, कार्बन और नाइट्रोजन। ठीक है, तो होता क्या है, हेंस क्या हो जाता है, उसके बाद क्या होता है कि कार्बन एंड नाइट्रोजन जा करके कहाँ बैठ जाते हैं, सिट्स एट डिसलोकेशंस वॉइड्स। ठीक है, डिसलोकेशन वॉइड्स पे बैठने की कोशिश करते हैं। अब दोस्तों होता क्या है कि जब कार्बन और नाइट्रोजन जब यहाँ पे बैठ जाते हैं तो क्या हो जाता है, वो क्या करते हैं, एक क्वार्टरल एटमॉस्फेयर फॉर्म करने की कोशिश करते हैं। क्वार्टरल एटमॉस्फेयर का मतलब क्या होता है
कि वो अब इस जगह पे क्या करेंगे, अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करने की कोशिश करूं तो यहाँ पे अब ये जो डिसलोकेशन साइट्स था, यहाँ पे वो क्या करना चाहते हैं, कार्बन एंड नाइट्रोजन रिच एटमॉस्फेयर बनाने लगते हैं, जिसमें कि इस पूरे ब्लॉक में क्या करेगा, कार्बन और नाइट्रोजन सिट कर जाएंगे। और ये जो पूरा स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्वार्टरल एटमॉस्फेयर बोलने लगते हैं। क्या बोलते हैं इसको, क्वार्टरल एटमॉस्फेयर बोलते हैं। तो क्वार्टरल एटमॉस्फेयर क्या होता है, कार्बन एंड नाइट्रोजन रिच एटमॉस्फेयर। अब ये जो क्वार्टरल एटमॉस्फेयर है, ये क्या करता है, ये प्रोड्यूस करता है ये हाई इंटेंसिटी स्ट्रेन फील्ड प्रोड्यूस करता है मैट्रिक्स में, हाई इंटेंसिटी ऑफ स्ट्रेन फील्ड प्रोड्यूस कर देता है। अगर हाई इंटेंसिटी ऑफ स्ट्रेन फील्ड प्रोड्यूस कर देगा तो अब इस मटेरियल के क्वार्टरल एटमॉस्फेयर को ब्रेक करने के लिए आपको ज्यादा स्ट्रेस लगाना पड़ेगा। देयरफॉर अब क्या होता है कि टू ब्रेक दिस क्वार्टरल एटमॉस्फेयर को हम लोग CA लिख लेते हैं, अगर क्वार्टरल एटमॉस्फेयर CA है, टू ब्रेक दिस CA हाई स्ट्रेसेस आर रिक्वायर्ड। क्या, हाई स्ट्रेसेस आर रिक्वायर्ड, ठीक है, टू ब्रेक दिस क्वार्टरल एटमॉस्फेयर। और इसी वजह से क्या होता है, हेंस अपर यील्ड पॉइंट इज ऑब्जर्व्ड। क्या बोलते हैं उसको, अपर यील्ड पॉइंट इज ऑब्जर्व्ड। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो अपर यील्ड पॉइंट आया वो क्यों आया है, क्योंकि यहाँ पे लेकर यहाँ तक ये क्या बनना चालू हो गया, क्वार्टरल एटमॉस्फेयर बनना चालू हो गया, ठीक है ना। ये जो हम लोगों ने शो किया है इस तरीके से ब्लैक डॉट से, ये क्या हो गया, क्वार्टरल एटमॉस्फेयर हो गया, ठीक है दोस्तों। अब इसको अगर एक बार आपने ब्रेक कर दिया, अगर आपने इसको ब्रेक कर दिया, क्वार्टरल एटमॉस्फेयर को आपने ब्रेक कर दिया, तो क्या हो जाएगा, कार्बन और नाइट्रोजन क्या हो जाएगा, पूरे मैट्रिक्स में डिफ्यूज कर जाएगा, पूरा डिफ्यूज कर जाएगा। और आफ्टर दिस, आफ्टर द ब्रेकिंग ऑफ Ca, carbon and nitrogen will diffuse in the structure. तो अब इसकी वजह से क्या होगा कि आपका क्या हो जाएगा, यील्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, जो आपका यील्ड पॉइंट है वो रिड्यूस कर जाएगा फिर से, और अभी भी यील्डिंग हो ही रही है। तो यील्ड पॉइंट अगर रिड्यूस कर जाएगा, इसका मतलब क्या बोल रहे हैं, इसको हम लोग लोअर यील्ड पॉइंट इज ऑब्जर्व। तो क्या हो गया, यहां से यहां तक में कोई CA नहीं फॉर्म हो पाया। आफ्टर सम टाइम देखो अब क्या होगा, मैं एक बार और आपको दोबारा रिपीट करूंगा और आपको अच्छे से हम लोग समझ लेंगे इस चीज को। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फिनोमेना है, जो माइल्ड स्टील का कर्व ऐसा क्यों बनता है, ये आपसे जरूर एग्जाम में पूछा जा सकता है। आफ्टर सम टाइम कार्बन एंड नाइट्रोजन again reaches in dislocation sites, इन कहाँ पे, डिसलोकेशन साइट्स। अब कार्बन और नाइट्रोजन जो होगा वो फिर से कहाँ चला जाएगा, डिसलोकेशन साइट्स पे जाएगा, एंड स्टार्ट्स टू फॉर्म क्वार्टरल एटमॉस्फेयर। बट देखिए इस बार क्या होता है कि बट जो क्वार्टरल एटमॉस्फेयर बना है, जो क्वार्टरल एटमॉस्फेयर की जो स्ट्रेंथ है वो क्या हो जाएगी, कम है। तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, ये थोड़ा सा अगर ऊपर जाएगा, अगर इसको मैं अगर माइक्रोस्कोपिक लेवल पे अगर हम लोग देखें तो देखो आप, केवल थोड़ा सा वैल्यू मिला पॉजिटिव, फिर टूट गया बॉन्ड, नीचे चला आया, फिर ऊपर चला गया, फिर नीचे चला आया। तो ये जो मैकेनिज्म, बट क्वार्टरल एटमॉस्फेयर स्ट्रेंथ इज लो, देयरफॉर क्या हो जाएगा, अपर यील्ड पॉइंट जो होगा, अपर यील्ड पॉइंट फिर से आ जाएगा। तो पहले सबसे पहले ये हम लोग लिख लेते हैं कि यील्ड पॉइंट फिनोमेना जो है वो क्या हो जाएगा, यानी कि अपर और लोअर यील्ड पॉइंट क्या हो जाएगा, देन यील्ड पॉइंट फिनोमेना, इसको YPP से हम लोग डिनोट कर लेते हैं। अगर यील्ड पॉइंट फिनोमेना अगेन स्टार्ट्स
एंड कंटिन्यूअस, ठीक है ना, कंटिन्यू होता रहेगा। अब इसकी वजह से देखिए दोस्तों क्या होगा, इसकी वजह से मटेरियल के अंदर जो मटेरियल रहेगा, मटेरियल के अंदर क्या आ जाएगा, स्ट्रेचर स्ट्रेन्स आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे, स्ट्रेचर स्ट्रेन्स आ जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम लोग फाइनल मटेरियल देखें, अगर हम लोग फाइनल मटेरियल अपना देखेंगे, जब उसके ऊपर लोडिंग वोडिंग हो जाएगी, तो वो हम लोग, अगर ये आप मटेरियल रखो, अगर आप इस तरीके से अपना मटेरियल को अगर देख रहे हो, अगर आप इस तरीके से मटेरियल को देख रहे हो, तो मटेरियल के ऊपर इस तरीके से स्ट्रेचर स्ट्रेन्स आ जाते हैं और ये कुछ स्ट्रेच मार्क्स दिखने लगते हैं। क्या दिखने लगते हैं, स्ट्रेच मार्क्स दिखने लगते हैं। और इसको हम लोग और क्या बोलते हैं, स्ट्रेचर स्ट्रेन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्ट्रेचर स्ट्रेन्स बोलते हैं। तो स्ट्रेचर स्ट्रेन्स आ जाते हैं अपने मटेरियल के अंदर। क्या आ जाते हैं, स्ट्रेचर स्ट्रेन्स आ जाते हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों, तो हम लोग को एक चीज़ समझ में आया कि यील्ड पॉइंट फिनोमेना के बारे में। अब देख लीजिए, मैं आपको शुरू से बता रहा हूँ होता क्या है माइल्ड स्टील में, कि माइल्ड स्टील का मतलब क्या होगा, कार्बन का परसेंटेज ऑलरेडी बहुत कम है, बहुत कम, 0.15% तक है। कार्बन और नाइट्रोजन जो है वो इंटरस्टिशियल इम्प्योरिटी है, यहाँ पे हम लोगों ने देखा। ये नहीं, इसके पहले जो डायग्राम बनाया था क्या देखा था, इंटरस्टिशियल इम्प्योरिटी है। अब ये जो इंटरस्टिशियल इम्प्योरिटी है, तो अगर कहाँ जाके बैठना चाहेगा, इंटरस्टिशियल वॉइड में बैठना चाहेगा। जब कार्बन नाइट्रोजन माइल्ड स्टील के इंटरस्टिशियल वॉइड में जाके बैठने की कोशिश कर रहा था, तो उसने क्या देखा कि जो इंटरस्टिशियल वॉइड्स हैं वो बड़े छोटे छोटे हैं, तो वहाँ पे नहीं बैठा। कहाँ जाके बैठा, डिसलोकेशन साइट्स पे जाके बैठ गया। जब वो डिसलोकेशन साइट्स पे जाके बैठा, तो वहाँ पे कार्बन और नाइट्रोजन का एक रिच एटमॉस्फेयर बना लिया। जब वो कार्बन और नाइट्रोजन का एक रिच एटमॉस्फेयर बना लिया, तो उस एटमॉस्फेयर को क्या बोला गया, क्वार्टरल एटमॉस्फेयर। जब एक क्वार्टरल एटमॉस्फेयर बन गया, जब यहाँ पे क्वार्टरल एटमॉस्फेयर बन गया था, तो हुआ क्या कि मटेरियल के अंदर हाई इंटेंसिटी का स्ट्रेन फील्ड प्रोड्यूस हो गया। जब मटेरियल के अंदर हाई इंटेंसिटी का स्ट्रेन फील्ड प्रोड्यूस हो चुका है, तो मटेरियल को ब्रेक करने के लिए उस क्वार्टर एटमॉस्फेयर को क्या आपको ज़्यादा लोड लगाना पड़ेगा। आप बोलोगे यस सर। तो अगर ज़्यादा स्ट्रेस आपने लगा करके और उस बॉन्ड को अगर आपने ब्रेक कर दिया, तो अब बताओ क्या एटमॉस्फेयर प्रेजेंट रहेगा, नहीं रहेगा। तो आपका मटेरियल आराम से कम स्ट्रेस पे यील्ड करेगा, तो लोअर यील्ड पॉइंट मिल जाएगा। अब ब्रेक हो चुका है, फिर से फॉर्म होगा, लेकिन अब इतना ज़्यादा नहीं फॉर्म कर पाएगा, क्योंकि प्लास्टिक जोन में आ गया है, डिफॉर्म हो ही रहा है। तो क्या होता जाएगा, बार बार बनेगा टूटेगा, बनेगा टूटेगा, बनेगा टूटेगा, अपर यील्ड पॉइंट लोअर यील्ड पॉइंट बार बार आते जाएंगे। कब तक आते जाएंगे, जब तक कि ये फिनोमेना, यील्ड पॉइंट फिनोमेना बंद नहीं हो जाता। ये बार आने की वजह से होगा क्या कि ये जो ग्राफ हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, इस ग्राफ के अंदर एक फिनोमेना बड़ा नोटिसेबल है कि ये जो रीजन होता है यहाँ से यहाँ तक का, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रेचर स्ट्रेन्स बोलते हैं, ठीक है। और बार अपर लोअर स्ट्रेन्स आते रहते हैं, और लास्ट में आपका मटेरियल अल्टीमेट पॉइंट पे जाके आपका उसके बाद मटेरियल फेल कर जाता है, ठीक है। अब दोस्तों देखिए, ये तो हम लोग को सारा मैकेनिज्म इसका समझ में आ गया है। एक चीज़ आपको मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो फिनोमेना है, ये सारे मटेरियल्स में नहीं ऑब्जर्व होता है। कहने का मतलब है कि ये केवल और केवल आपको माइल्ड स्टील में शो करेगा। कहाँ शो करेगा, आपको माइल्ड स्टील में शो करेगा, ठीक है। होता क्या है कि मीडियम और हाई कार्बन स्टील्स की अगर हम लोग बात करें, अगर हम लोग मीडियम और हाई स्टील्स की बात करें, अगर हम लोग मीडियम कार्बन एंड हाई कार्बन स्टील की बात करें, तो दोस्तों आप एक चीज़ देखेंगे कि इसका अगर हम लोग इंटरस्टिशियल वॉइड बनाना चाहें, ठीक है, थोड़ा इस तरीके से, तो होगा क्या दोस्तों, ये मैं इंटरस्टिशियल वॉइड बनाने के लिए मैंने डायग्राम बनाया है। और अगर मैं डिसलोकेशन साइट्स के बारे में बात करूं, ये मेरा इंटरस्टिशियल वॉइड्स हैं, ये हो गया मेरा इंटरस्टिशियल वॉइड्स का, और ये हो गया मेरा डिसलोकेशन साइट्स का।
तो दोस्तों इसमें क्या होता है कि मीडियम कार्बन में तो ऑलरेडी कार्बन है, प्रेजेंट है, और हाई कार्बन में भी प्रेजेंट है। तो होता क्या है कि मीडियम कार्बन के इंटरस्टिशियल वॉइड्स में भी, ठीक है, और डिसलोकेशन साइट्स पे भी ऑलरेडी कार्बन बैठा रहता है पहले से ही। क्यों? क्योंकि परसेंटेज ऑफ कार्बन क्या होता है, हाई होता है इनमें। तो कार्बन एटम इज प्रेजेंट एट द इंटरस्टिशियल वॉइड्स और कार्बन एटम इज प्रेजेंट एट द डिसलोकेशन साइट्स। तो उससे होता क्या है कि इनमें क्वार्टरल एटमॉस्फेयर का फॉर्मेशन हो ही नहीं पाता है, कि क्वार्टरल एटमॉस्फेयर फिनोमेना या फॉर्मेशन फिनोमेना डज नॉट टेक्स प्लेस। क्या हो गया? क्वार्टरल एटमॉस्फेयर का जब फिनोमेना होता है वो नहीं टेक प्लेस कर पाता है। उसकी वजह से क्या हो जाएगा? उसकी वजह से these materials do not show yield point phenomena। ठीक है दोस्तों, होता क्या है कि जो हम लोगों ने यहां पे देखा कि इंटरस्टिशियल वॉइड में भी कार्बन ऑलरेडी प्रेजेंट है, पहले से ही है, क्योंकि कार्बन का परसेंटेज तो यहाँ पे ज़्यादा होता है। और डिसलोकेशन की साइट्स पर भी क्या है? कार्बन प्रेजेंट है, दोनों ही जगहों पे कार्बन प्रेजेंट है। तो कार्बन रिच एटमॉस्फेयर तो बना ही नहीं पाएगा, और जब वो कार्बन रिच एटमॉस्फेयर नहीं बना पाएगा तो यील्ड पॉइंट फिनोमेना कहाँ से आएगा? क्वार्टर एटमॉस्फेयर नहीं बनेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये तो क्या हम लोग का यील्ड पॉइंट फिनोमेना। अगर हम लोग मान लो, अगर आपको कोई बोलता है कि हाई कार्बन या मीडियम कार्बन स्टील का ड्रॉ करो, तो देखिए दोस्तों, ये आपका जो कर्व है, ये हम लोग का कौन सा कर्व है? ये हम लोग का है मीडियम कार्बन स्टील का। और अगर आप हाई कार्बन स्टील के बारे में बात करें तो आपका ये जो कर्व बनता है ये थोड़ा ऐसे आगे जाता है और कहीं पे ब्रेक हो जाता है, बहुत ज़्यादा एलोंगेट नहीं हो पाएगा। ये क्या हो जाएगा? हाई कार्बन स्टील का बनेगा। ठीक है, मैं अभी क्या कर रहा हूँ, इसमें से माइल्ड स्टील का केवल हटा दे रहा हूँ। माइल्ड स्टील का डायग्राम आपको समझ में आ चुका है कैसा बनता है, क्वार्टरल एटमॉस्फेयर का फिनोमेना आपको समझ में आ चुका है, और आपको ये चीज़ पता लग गया है क्या कि यील्ड पॉइंट फिनोमेना क्या होता है। देखिए दोस्तों, मीडियम कार्बन स्टील जो होगा उसमें परसेंटेज ऑफ कार्बन क्या है? कम है, उस किसी कंपैरिजन में हाई कार्बन से। तो इसलिए क्या करेगा? वो थोड़ा सा ज़्यादा इलोंगेट करेगा। और जो हाई कार्बन है उसका अल्टीमेट स्ट्रेंथ क्या होगा? कार्बन ज़्यादा है, तो अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ हाई कार्बन इज ग्रेटर देन अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ लो कार्बन या मीडियम कार्बन। ठीक है, पहली चीज़। और दूसरी चीज़, डेल्टा इलोंगेशन ऑफ हाई कार्बन इज लेस देन डेल्टा इलोंगेशन ऑफ मीडियम कार्बन। तो दो चीज़ें हम लोग को समझ में आएगी, जिसमें परसेंटेज ऑफ कार्बन ज़्यादा है, वो मटेरियल क्या कर रहा है? जिसमें परसेंटेज ऑफ कार्बन ज़्यादा है वो मटेरियल कम इलोंगेट कर रहा है, लेकिन उसका अल्टीमेट स्ट्रेंथ ज़्यादा आ रहा है। जिसका कि कार्बन परसेंटेज कम है उसका अल्टीमेट स्ट्रेंथ कम आ रहा है, लेकिन उसका इलोंगेशन क्या हो रहा है? ज़्यादा हो रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पर हम लोग का वर्क हार्डनिंग फिनोमेना भी खत्म हो गया और हम लोगों ने यील्ड पॉइंट फिनोमेना को भी कर लिया। अब अगले लेक्चर से हम लोग फाइबर स्ट्रेंथनिंग के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे कि फाइबर स्ट्रेंथनिंग मैकेनिज्म में क्या ऐसा हो जाता है कि हमारा स्ट्रेंथ जो होता है वो बढ़ जाता है। ये कायदे से हम लोग एक तरीके से, देखिए मैंने आपको पहले ही बोला था कि हम लोग ओवरऑल करिकुलम के अंदर कहीं पर भी पढ़ते रहेंगे मैक्सिमम चीज़ें, क्योंकि मैकेनिज्म तो मैकेनिज्म होता है। तो हम लोग अब फाइबर स्ट्रेंथनिंग पढ़ेंगे, जो कि मोस्टली हम लोग का डील करेगा कंपोजिट से। कहाँ पे डील करेगा? कंपोजिट्स में डील करेगा। कि कंपोजिट्स में क्या होगा? एक फाइबर होगा, एक मैट्रिक्स होगा, और उसकी स्ट्रेंथ क्या करेगी? वेरी करेगी। तो हम लोग को कंपोजिट्स के बारे में पढ़ना है। थैंक यू सो मच।